नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। हमारा कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार उम्मीदवारों के बारे में। और इन्हीं में एक दावेदार हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। वो कब से राजनीतिक सफर में हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त की है, उन सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। मैं अपने इस कार्यक्रम में गोपाल जी का स्वागत करता हूं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। गोपाल जी, ये बताइए कि आपने अपना राजनीतिक कैरियर कब से शुरू किया और परिवार में कोई ऐसा साथ मिला जिससे आप राजनीति में आए? क्योंकि आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सब जानते हैं कि आर्थिक रूप से आप आर्थिक चिंतक भी हैं, विशेषज्ञ हैं, और जो वित्त मंत्रालय की समिति के सदस्य भी रहे हैं। जी गोपाल जी। हाँ विनोद जी, आपके माध्यम से मैं नोएडा खबर के सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अभी 15 अगस्त अभी गुजरा है, उसकी भी सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले समय में रक्षाबंधन आने वाला, उसकी शुभकामनाएं। जी। देखिए विनोद जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे राजनीति में आए, यह प्रश्न आपका है। उसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि संघ परिवार से पूरी तरह जुड़ी रही है। और 1975 में जब मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, जी। तब सत्याग्रह करके इमरजेंसी में जेल में गया था। तो जी। सामाजिक रूप से जो अब विचार परिवार के बहुत सारे संगठनों में मैंने शुरू से बचपन से काम किया है। उसके बाद सन 2000 में, क्योंकि मैं काफी लिखता था और अखबारों में मेरे लेख भी छपते थे, तो सन 2000 में जब मैं जना कृष्णमूर्ति जी ने मुझे एक दिन केंद्रीय कार्यालय में, वो अध्यक्ष थे, तब बुलाया। और जी। 1990 से हम तो नोएडा में ही रहते हैं, तो उस समय जी। नोएडा में निवास करता था मैं। तो जी। उन्होंने बुला के बोला कि गोपाल, आप काफी लिखते हैं, अखबारों में आपके लेख काफी प्रकाशित होते हैं, जी। तो हम चाहते हैं कि आप भाजपा ज्वाइन कर लें। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो भाजपा ज्वाइन करके आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मैं करना करना चाहूँ करूंगा। जी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध प्रकोष्ठ बना रहे हैं, जी। और उसमें हम चाहते हैं कि विभिन्न विषयों पे गहन चिंतन होके अपनी बात अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम रखें। ऐसे कुछ लोगों का एक समूह बना रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने कहा उसमें क्या होगा, तो उन्होंने कहा सप्ताह में एक शनिवार को एक मीटिंग होती है लंबी, आपको उसमें आना है, बैठ के बातचीत करना विभिन्न मुद्दों पे। जी। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऐसे सन 2000 में भाजपा ज्वाइन की और वहां पे जाने लगा, और मैं तो लिखता ही था और लिखने लगा। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, सभी में, इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड, इन सब में अखबारों में मेरे लेख प्रकाशित होते थे। तो वहां पे मैं अपने अरुण जेटली जी के संपर्क में आया। उन्होंने कहा आपका आर्थिक, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और आपके लेखों में आर्थिक विषय काफी ज्यादा उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप इकोनॉमिक सेल, आर्थिक प्रकोष्ठ है, उसको ज्वाइन कर लो, आपका वहां ज्यादा हमें उपयोगिता लगती है। मैं उसमें आ गया और उसके बाद मैं उसमें काम करता रहा। फिर राजनाथ जी ने, आदरणीय राजनाथ जी ने मुझे क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल बनाया था भाजपा ने, तो राष्ट्रीय स्तर पे मुझे उसका संयोजक बना दिया। फिर अगली बार जब गडकरी जी बने, तो उन्होंने कहा आपका किस में इंटरेस्ट है। मैंने कहा मेरा आर्थिक विषय में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे आर्थिक सेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। और उसके बाद जब आदरणीय अमित शाह जी अध्यक्ष बने, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले जो डिपार्टमेंट्स बनाए थे, तो उसमें मुझे राष्ट्रीय स्तर पे ट्रस्ट सोसाइटी थिंक टैंक करके एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका राष्ट्रीय संयोजक बनाया। और फिर मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्री राजनाथ जी ने भी मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया था। फिर अमित शाह जी ने मुझे मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया आर्थिक विषय का। तो सन 2015-16 में मैं वर्तमान परिस्थिति में, यानी राष्ट्रीय स्तर पे
स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना, आर्थिक विषय पे फोकस करता था। फिर आदरणीय नड्डा जी ने भी मुझे इसी तरह कंटिन्यू किया, और मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी की समिति में भी सुनील बंसल जी ने जब पिछली बार रिकास्ट किया था उत्तर प्रदेश का 17 के बाद, तो हम्म। प्रदेश कार्यकारिणी का भी सदस्य बना है। तो वर्तमान में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, पदाधिकारी के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आर्थिक विषय देखता हूँ, और उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी उसका भी सदस्य हूँ। गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, यह क्षेत्र में काम करता हूँ, और सरकार के विभिन्न उपक्रमों में मैं व्यापक रूप से काम कर चुका हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर था, हम्म। आजकल भारत पेट्रोलियम का डायरेक्टर हूँ। उसके पहले नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का डायरेक्टर था। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में गवर्नमेंट नॉमिनी था। एक आईबीसी की कंपनी है, उसका भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वर्तमान में हूँ। इंसॉल्वेंसी के जो केसेस होम बायर्स के होते हैं और भी होते हैं, तो उसमें भी मैं डायरेक्टर हूँ। और एमएसएमई कमिटी का भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं सदस्य रहा हूँ। हम्म। आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और आपने आर्थिक चिंतक के रूप में महत्वपूर्ण काम किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आप काफी दिन से सक्रिय हैं, और उसमें आपने पिछले कार्यकाल देखे, यूपी में बसपा का कार्यकाल भी देखा, सपा का कार्यकाल भी देखा, और अब बीजेपी का 9 साल का कार्यकाल। तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आपको क्या बदलाव नजर आए, पहले में और अब में क्या अंतर नजर आ रहा है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर ने आज अपनी एक पहचान बनाई है व्यापक रूप से, हम्म। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में जो सुरक्षा का भावना व्यापारियों में और हम्म। इंडस्ट्रियलिस्ट में आया है, वो हम्म। अपने आप में बहुत व्यापक बदलाव के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए वह एक उपलब्धि है योगी जी की। हम्म। और उसमें गौतम बुद्ध नगर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि अभी गौतम बुद्ध नगर का जितना पूरा योगदान देश की अर्थव्यवस्था में होने का पोटेंशियल जिसको कहते हैं, वह पूरी तरह से अभी और उसको किसी उसका और अभी मूल्यांकन होना है, आगे बढ़ना है। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम 2000 आने वाले समय में आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा हो। तो उसमें और तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम खड़े हों, तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान दिखता है, और उसमें गौतम बुद्ध नगर का मुझे दिखता है। उसके लिए आवश्यक है कि जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट हैदराबाद के माध्यम से हुआ, या कर्नाटक का विकास जैसे बेंगलोर के माध्यम से हुआ, ऐसे उत्तर प्रदेश का और उत्तर भारत का विकास गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से होगा। और उसमें आवश्यक यह है कि जो यहाँ के जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, संवेदनशील हो, आर्थिक रूप से विषयों को समझता हो, इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी और प्रोफेशनल लोगों के साथ जिसका संपर्क हो, और हम्म। जो वैश्विक स्तर पे भारत की छवि को मजबूती से, खासकर गौतम बुद्ध नगर की छवि को ले जा सकता है, वैसा व्यक्ति जो है, उसका बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में हो सकता हम्म। अच्छा, इस जिले में मतलब खास तौर पर, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिला और लोकसभा क्षेत्र में फर्क यह है कि वहां पर 2 सीटें विधानसभा की ओर आ जाती हैं, सिकंदराबाद और खुर्जा। लेकिन अमूमन यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बिल्डर बायर की समस्या। और आपने उस पर एक श्वेत पत्र भी, शायद व्हाइट पेपर भी जारी किया है, और आपके जरिए उस मुद्दे को एक कमेटी जो दिल्ली में शक्तिकांत समिति बनी है, तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो बायर्स बिल्डर की समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? है। देखिए, इस विषय पे मैंने काफी गहनता से चिंतन किया, अध्ययन किया है, और मैंने प्रोफेशनल्स की टीम भी लगाई थी, रिसर्चर्स की भी टीम लगाई थी, जिसने रेरा के सारे केसेस को, खासकर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हम्म। अध्ययन किया, और बैंकों के फाइनेंसिंग के स्ट्रक्चर को भी किया। क्योंकि मैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कंपनी के बोर्ड में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नामित सदस्य हूँ, तो मुझे आईबीसी की भी जो बहुत गहराई से उस तथ्यों का, कार्य का, नीति का और पॉलिसी का पता है। तो मैंने जो आईबीसी के प्रोफेशनल्स, आरपी के साथ भी बात की है, तो मुझे समझ में ये आ रहा है
कि इसमें वल्नरेबल सेक्शंस जो है पूरे इस प्रकरण में, यह है होम बायर्स। सबसे वीक लिंक होम बायर्स का है। और पिछली सरकारों ने नोएडा अथॉरिटी का जहां पे भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने जो लैंड बिल्डर्स डेवलपर को लीज पे दी, और वह अपने आप में इस भ्रष्टाचार या इस पूरी समस्या की जड़ है। जब आपने किसी को पूरी तरह से पेमेंट नहीं लिया और आपने एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज डाल दिया कि हम कभी भी इस लैंड को वापस ले सकते हैं, तो उस लैंड का डेवलपर्स को मालिकाना हक कैसे आप दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं? यह बेसिक प्रॉब्लम है। और उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए वो ये हुआ कि बैंकों ने उस लैंड को, जो डेवलपर्स या बिल्डर के नाम पे भी नहीं थी क्योंकि वो लीज पे थी और उसने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई थी, उसके ऊपर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दिया। और फिर जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उन लोगों ने भ्रष्टाचार और फ्रॉड के अंतर्गत उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया। तो जो सुपरवाइजरी रोल इंस्टीट्यूशंस ने उस समय, ये पुरानी समस्या है, 2009-10 से चली आ रही, उस समय जो सुपरवाइजरी रोल इंस्टीट्यूशंस का उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहना चाहिए था, या अथॉरिटीज ने जब लैंड अलोकेट की उस वक्त क्लियर कट यह बात होनी चाहिए थी कि लैंड के ऊपर कोई और फाइनेंसिंग नहीं ले सकते, या लैंड को हम वापस नहीं ले सकते, केवल वह उसका जो लीज रेंट है वही लेने के हकदार है। यह क्लॉज उसके अंदर होना चाहिए था। यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार, क्योंकि मैं लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यह इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो मुझे लगता है कि यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके कई कोर्ट केसेस को भी हमने बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। तो कोर्ट में भी, और अपना जो अमिताभ कांत जी की कमिटी है उसने भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन जिन मकान का पोजीशन मिल गया है, जिन मकान में लोग रह रहे हैं, उनका रजिस्ट्री होना चाहिए। वो तो एक पार्ट है समस्या का, लेकिन उससे भी व्यापक गृह होम बायर्स के साथ जैसे मैं मिलता हूँ, अभी बहुत जगह गया, उन्होंने, बहनों ने मुझे अभी राखी भी बांधी, और जिस तरह की वो आपदा से या जिस तरह की मुसीबत से वो जूझ रहे हैं कि उन एक तरफ तो ईएमआई भर रहे हैं, दूसरी तरफ मकान उन्हें मिला नहीं है, उनके मकान इनकम्प्लीट है, उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, और कईयों को मिल गया किसी तरह इनकम्प्लीट पोजीशन मिला है, तो जो प्रॉमिस किया था वो उन मकानों में नहीं है, उसमें जो सुविधाएं, कॉमन सुविधाएं थी वो नहीं है। तो होम बायर्स का कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, उसको समाधान करने के लिए आईबीसी के अंतर्गत तो एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे कोर्ट केसेस भी कह रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी लैंड को वापस लेने की हकदार नहीं है। मुझे भी ये लगता है कि ये बात हमें अंडरलाइन करके कानूनी तौर पे मैं जो समाधान के रूप में आगे लेके आऊंगा वो यह है कि लैंड का पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट जो लैंड का ओरिजिनल है, वह तो अथॉरिटी क्लेम कर सकती है, और उसमें भी उसको हेयर कट लेना चाहिए, और बैंकों के लोन पे भी हेयर कट होगा ही, आईबीसी के अंतर्गत ये सारे प्रोविजन है। तो मैं अपने इस कमिटमेंट के साथ इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहा हूं, और मैं आपके माध्यम से भी ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैंने कई आंदोलन किए, जैसे मैंने बताया 1975 में सत्याग्रह करके मैं प्रजातंत्र के हनन के खिलाफ लड़ा था, और 3 महीने जेल रहा। उसके बाद अन्ना हजारे के समय पे भी जो टाइम भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने व्यापक देशव्यापी आंदोलन में हिस्सेदारी की है। कोविड के समय में भी कई तरह की समस्याओं को जूझते हुए कम्युनिटी किचन और उस तरह को चलाया, पानी के मुद्दे को लिया है, यहाँ पे जैसे गौशाला के लिए निर्माण के लिए गायों का मुद्दा। तो मैं तो इसी बात को मानता हूँ, जब विपरीत परिस्थिति होती है तो संघर्ष करेंगे, अनुकूल परिस्थिति होगी तो परसुएशन के माध्यम से काम करेंगे। तो मुझे लगता है आज जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी, और प्रदेश का नेतृत्व योगी जी, ये दोनों इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहते हैं। हम अगर समाधान लेके उनके पास व्यापक रूप से जाएंगे, जैसे अमिताभ कांत जी की कमेटी भी बना के वो आगे कर रहे हैं, और हरदीप पुरी जी से भी मैं मिला था इस विषय में, निर्मला जी से भी पीछे जब आईबीसी के अंतर्गत इसका समाधान नजर आ रहा था, जैसे लॉजिक्स एक दो जेपी विश टाउन का या लॉजिक्स का, इनका आईबीसी के अंतर्गत समाधान एक सीडी माइलस्टोन तक पहुंच गया है, लेकिन और सारी समस्याओं के समाधान के लिए भी
हम इस व्हाइट पेपर के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि इस समस्या को मैं अपना कमिटमेंट, संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो के अनुसार इसको लेके उनके साथ खड़ा हूं, विपरीत परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में। अच्छा, खास तौर पर गौतम बुद्ध नगर जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे हाईटेक सिटी भी हैं, और उसके अलावा दादरी जैसा कस्बा, फिर सिकंदराबाद, फिर खुर्जा, फिर जेवर जैसा है, कि जेवर भी अब डेवलप हो रहा है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी जो मांग इस समय उठ रही है वो है रोजगार। युवकों को, जो युवा हैं, उनको रोजगार, रोजगार के साथ साथ उनको टेक्निकल ट्रेनिंग की। लेकिन सरकार की तरफ से केवल प्राइवेट के भरोसे सब कुछ है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन और प्लस टेक्निकल एजुकेशन, इतना बड़ा हाईटेक सिटी होने के बावजूद ये गंभीर समस्या यहाँ क्यों बनी हुई? देखिए, जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमने जी। इनहेरिट किया था। बहुत सारी बातें, मैं इतिहास पे नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी बातें जो स्वतंत्रता के बाद देश में बदलाव के रूप में आनी चाहिए थी, वह किसी न किसी नीति निर्धारक लोगों के अदूरदृष्टि को मान लीजिए, या उनका देश की इस समस्याओं के बारे में चिंतन का अभाव मान लीजिए, वो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। 2014 में मोदी जी ने कई तरह के बदलाव किए, भ्रष्टाचार को खत्म किया, जन कल्याणकारी योजनाओं में से जो लीकेजेस होते थे उसको खत्म किया, आर्थिक रूप से प्रगति के रूप में आगे बढ़ने का काम किया। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, विनोद जी, जो बहुत बड़ी एक विषय है, वह इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है और एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन 29 वर्ष की है हमारे देश की। हर महीने 10 लाख से ऊपर लोग रोजगार के श्रेणी में आते हैं। तो उनको कोई केवल सरकारी नौकरी दे दे या कोई प्राइवेट नौकरी दे दे, उससे इस समस्या का लॉन्ग टर्म समाधान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना है। हमारी सरकार ने 10 लाख सरकारी जो पदों को भरने का एक मिशन के रूप में 1 साल का लक्ष्य भी लिया है। लेकिन इन लोगों को स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप और स्किलिंग, ये 3 चीजें, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जिसमें स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले और स्किल डेवलपमेंट मिले, ताकि वो छोटे छोटे हाथ के काम, मैकेनिक के काम, इस तरह के छोटे छोटे कामों में वो पारंगत हासिल करे और अपना छोटा छोटा व्यापार शुरू करे। तो उसके प्रति हमारा बहुत तेजी से विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का। अभी इसी सप्ताह ये विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, उसमें 13,000 करोड़ का प्रावधान किया है कि हम ये जो 18 कामगार हैं, जो कि छोटे छोटे, बढ़ई है, मिस्त्री है, जो हलवाई है, जो छोटे छोटे काम करता है, सैनिटेशन का काम करता है, इस तरह के मैसन का काम करता है, ऐसे 18 कैटेगरीज में लोगों को टूल के रूप में 15,000 उनको, औजारों का बहुत महत्व होता है इसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंटरप्रेन्योर, उनको 15,000 रुपए टूल के रूप में देंगे और 1 लाख तक का उनको लोन भी देंगे और हेल्प करेंगे कि ताकि वो अपना स्वरोजगार जनरेट करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, अब नोएडा का ही हम ले ले, आपने पूछा पिछले वर्षों में नोएडा में क्या हुआ। आप देखिए जिस तरह से ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बना है, जेवर एयरपोर्ट बना है, दादरी पे मल्टी नोडल ट्रांसपोर्टेशन हब बना है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिस तरह फिल्म सिटी का डेवलपमेंट है, वह फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ईज ऑफ लिविंग होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, इससे मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो मल्टी प्रोंग इम्पैक्ट सरकार कर रही है और आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करते हुए, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उसमें सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस है। इसी साल लगभग 10 लाख करोड़ का प्रावधान ये सड़क, रोड वगैरह और एयरपोर्ट और ब्रिजेस बनाने में, रेलवे में लगाया है, वाटरवेज में लगाया है। तो इस तरह से एक व्यापक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाए। जैसा आपने कहा स्किलिंग की बात है, तो स्किल आप देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना बढ़ रहा है, उसमें फिनटेक कितना तेजी से बढ़ रहा है,
तो सरकार पूरी तरह से 900 से ऊपर टूल किट सेंटर्स, जहाँ पे डिप्लोमा लोगों को स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार 21 दिन के, 1 महीने के, 3 महीने के स्किल डेवलपमेंट के डिप्लोमा मिल रहे हैं, ताकि वो लेथ मशीन पे काम करना सीख जाए। ऐसे 900 से ऊपर केंद्र पूरे देश में खोले हुए हैं। यूनिवर्सिटीज का अपग्रेडेशन हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लोकल रीजनल लैंग्वेजेस का वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है। तो टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है। आईआईटीज खोले जा रहे हैं, आईआईएम्स खोले जा रहे हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में 1,000 करोड़ का सवाल जो है बजट है। गोपाल जी, स्थानीय स्तर पर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्थानीय स्तर पर यहाँ लगातार डिमांड हो रही है कि यहाँ कन्या महाविद्यालय नहीं है, कोई लड़कियों का कोई डिग्री कॉलेज नोएडा में नहीं है। और बहुत दिन से डिमांड चल रही है कि एक लड़कियों का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। दूसरी बात, जो डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज यहाँ पर है, वहां पर विभिन्न विषय नहीं है। ये हायर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई जिसमें आप डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पाठ्यक्रम तो है ही नहीं कॉलेज में। लड़कियां बीए के बाद पढ़ना छोड़ देती हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात, जो नीचे के स्कूल हैं 12वीं तक के, अब 9वीं में मान ले सपोज करो, 8वीं में, छठी में लगभग 2,000 बच्चे बाहर निकले। 7वीं मतलब 5वीं पास करने के बाद 2,000 बच्चे छठी के लिए गए। लेकिन छठी के सीट हैं केवल 500। तो 1,500 बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई नहीं है। और वही अगर 8वीं के बाद 1,000 बच्चे हैं, उनको जाना है 9वीं में, तो पता चला कि सीट है 300। तो 700 बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, ये इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पहले 650 मीटर में एक स्कूल खुलता था, अब उसका दायरा 3,000 मीटर कर दिया। महंगी शिक्षा है, ऑक्शन में जमीन मिलती है, ये कैसे संभव है? सरकार ने बनाने बंद कर दिए, प्राधिकरण ने बनाने बंद कर दिए, तो ये समस्या कैसे सुलझेगी? आप हाँ नहीं, जनप्रतिनिधि के रूप में आपने आएंगे विनोद सामने जी, तो ये। जी। हाँ विनोद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि यह जो गौतम बुद्ध नगर का एजुकेशन सिस्टम है प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि कॉलेजेस और टेक्निकल तो बहुत सारे खुल गए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर अलग प्रश्न चिन्ह लोग खड़ा करते हैं। मैं भी जानता हूँ कि उनके ऊपर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं कि वो किस तरह की एजुकेशन वहाँ पे इम्पार्ट कर रहे हैं, कितने एफिशिएंटली कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन की आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मुझे भी लगता है कि यह बात एक महत्वपूर्ण मुद्दा अपने आदरणीय योगी जी के पास संज्ञान में लाना चाहिए, जो भी विषय। क्योंकि देखिए, एक आपने, आपसे पहले भी चर्चा हुई था, आपने कहा कि एक पॉलिसी कहीं आपने कहीं संज्ञान में लाया था कि 5 किलोमीटर के अंदर एक सरकारी स्कूल के बाद दूसरा नहीं बन सकता। तो ये अपने आप में शहर के घनत्व को, पॉपुलेशन घनत्व को देखते हुए मुझे लगता है कि यह पॉलिसी जो है वो गलत है, उसको बदलना चाहिए, यहाँ पे लागू नहीं हो सकती। तो मैं इस मुद्दे को भी, जैसे होम बायर्स का कहा, वैसे इस मुद्दे को भी मैं महत्वपूर्ण तरीके से मानता हूं कि इस मुद्दे पे हमें और काम करने की जरूरत है। और जो अभी संपर्क से समर्थन हो रहा है, या चर्चा के द्वारा जगह जगह जाके लोगों से मिलने की बात हो रही है, उसमें कई तरह की बातें आ रही है। उसमें यह भी आ रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो मिडिल लेवल का एजुकेशन है, कॉलेजेस हैं, जैसे कि सरकारी कॉलेज है हमारे यहाँ पे केवल 39 में एक कॉलेज राजकीय शासक कॉलेज है, उसके बाद 15 सेक्टर में ही है। तो बालिका मंदिर ग्रेटर नोएडा में बालिका कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज। लेकिन हमें और करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ग्रेटर नोएडा की जो यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, उसको और एक्सपेंड करना चाहिए। अभी वो सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटी है, उसका भी मेरे ध्यान में आया था कि उसकी बात को भी हमें लेके वहाँ के वीसी वगैरह से भी चर्चा हो रही थी कि कम से कम उसको, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी के रूप में फैला है, उसने भी एजुकेशन के लिए काफी काम किया है, तो वैसा ही गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी को हम सिंगल कैंपस की बजाय उसको भी ओपन कर दें। और सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस को खुलना चाहिए। आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाई है, मेरे को पहले भी लोगों ने कहा था। मैं अगर प्रतिनिधित्व यहाँ पे, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए मुझे वो देती है जिम्मेदारी, तो मुझे लगता है कि यह भी एक मुद्दा है जिसपे मैं अथक रूप से काम करूंगा। और एक और चीज मुझे लगती है कि सबसे बड़ी बात है, ये जो छोटे छोटे गांव वगैरह के में जो स्कूल बने, या जो
पहले हमारे देश में एक व्यवस्था होती थी कि लोकल बॉडीज, लोकल पंचायत या ग्राम सभा, ये सब लोग इन चीजों को बाल विहार और इन सब चीजों के लिए काफी काम करते हैं। और नोएडा अथॉरिटी के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं उस पूरे सिस्टम को धक्का लगा है। यहाँ पे ना जो ग्रामीण गांव की आबादी क्षेत्र है वहां पे कोई पंचायत या लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडीज उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो उसके कारण बहुत सारी समस्याओं का पूरी तरह से संज्ञान ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। तो उस व्यवस्था को भी मजबूत करके किसी न किसी तरह से RWA, AOA और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो किसी तरह की एक राजनीतिक सशक्तिकरण की व्यवस्था को भी हमारे लिए लागू करना बहुत आवश्यक है। उस मुद्दे को भी मैं मजबूती से अपने इस संकल्प पत्र में रखने वाला हूँ। आपके साथ ये जो शिक्षा का बात चल रही है इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है बिल्कुल। तो नोएडा से जो दिल्ली का एरिया है जो बिल्कुल सटा हुआ है, कि चिल्ला से लेकर घड़ौली तक का, ये मात्र 4 किलोमीटर का एरिया है, जिसके अंदर 20 प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं और 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। और 5 के, क्योंकि सुबह की शिफ्ट लड़कियों की होती है और शाम की लड़कों की, एक ही बिल्डिंग पर है। तो इस तरीके से वहाँ 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। और उधर अगर नहर पार करेंगे तो कोंडली में, कल्याणपुरी में 200 मीटर की दूरी पर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। जब वहाँ ये चीज संभव है और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का इतना बढ़िया है, तो नोएडा में वो क्यों नहीं हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चे, अगर आप सेक्टर 8-9 की झुग्गियों में देखें दोपहर में 1 बजे, तो सैकड़ों की संख्या में लड़कियां दिल्ली से पढ़ के लौटती हैं, और यहाँ के बच्चे, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे, दिल्ली की तरफ जाते दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्यों नहीं नोएडा जैसे शहर में उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि महंगी शिक्षा पर तो सबका दो जोर है, लेकिन गरीब वर्ग और मिडिल क्लास, जो महंगी शिक्षा हो रही है वो उनके हाथ से निकल रहा है। तो ऐसे में क्या नोएडा और ग्रेट नोएडा जैसी जगह पर शिक्षा का, जो सरकारी शिक्षा का ढांचा है, उसको मजबूत करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। राजनीतिक रूप से जो भी राजनेता के रूप में काम करना चाहता है, अपने क्षेत्र का विकास चाहता है, उसको सतत किसी न किसी एजेंडा या किसी न किसी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और एजुकेशन अपने आप में बहुत बहुमूल्य निधि है देश के विकास के लिए, क्षेत्र के और गौतम बुद्ध नगर के विकास के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डिमांड है आपने जो रखी है वो बिल्कुल जायज है, और इस बात को हम मजबूती से रखेंगे। और अल्टीमेटली रिसोर्सेज हैं, मैं मानता हूं कि नोएडा अथॉरिटीज के पास काफी रिसोर्सेज हैं। उन लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। कई बार तो मैं ये भी कहता हूं कि अथॉरिटीज वगैरह का जो पूरा फोकस कहीं इस तरह हो गया है कि रियल एस्टेट का डेवलपमेंट के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है, उसकी बजाय उनको क्षेत्र के विकास के मुद्दों पे और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो तो लैंड डेवलपमेंट, वो सब पानी, सैनिटरी, ये तो सब चीजें की आवश्यकता है, वो करना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी भी है। साथ में ये जो एम्यूनिटीज है एजुकेशन की, हॉस्पिटल की, इन चीजों पे भी नोएडा अथॉरिटीज को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसमें वो अगर ये सोचेंगे ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, इस कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ के इन चीजों को भी उन लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा रिसोर्स जनरेशन नोएडा को यहाँ, अथॉरिटीज को यहाँ से होता है। तो यहाँ के लोगों के लिए उसको उस पे खर्च करके हेल्थ जैसे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स की और आवश्यकता है, डिमांड है, वो बने। फिर एजुकेशन के लिए स्कूल्स बने, प्राइमरी स्कूल्स बने, मिडिल क्लास के, मिडिल कक्षा के स्कूल बने, हायर एजुकेशन के स्कूल्स बने। तो यह बड़ी बात है। और क्योंकि प्राइवेट स्कूल एक किसी वर्ग को ही कैटर करते हैं और कहीं से कहीं गरीब तबका उसमें पिछुड़ जाता है। तो इस मुद्दे को मैं आपके इस आज के संवाद से अपने विषय में अवश्य इस चीज को और अच्छी तरीके से मजबूती से लेके आगे बढ़ूंगा। यह मेरा कमिटमेंट रहेगा। एक और गंभीर विषय है कि चाहे वो नोएडा, ग्रेट नोएडा, न्यू नोएडा भी बनने जा रहा है, कि जिन किसानों की जमीन ली जाती है उनसे जो वादा किया जाता है उस वादे को पूरा नहीं किया जाता। उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। सपोज जैसे जब नोएडा 1976 में बना था, तो किसानों से कहा गया था कि आपके बच्चों को
पब्लिक स्कूल जो खुलेंगे उनमें दाखला सुनिश्चित किया जाएगा, उनका कोटा फिक्स किया गया था। इसी तरीके से जो कंपनियां आएंगी उनमें रोजगार के लिए उनका कोटा फिक्स किया गया था। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कुछ नहीं है। आज भी बच्चे भटकते हैं, उनका दाखला नहीं हो पाता, गांव का एड्रेस देख के स्कूल दाखला नहीं करते। तो क्यों नहीं एक एजुकेशन सेल सेल और एक एम्प्लॉयमेंट सेल का गठन तीनों अथॉरिटी में किया जाए, और कोई भी किसान परिवार का बच्चा अगर वो अपना रोजगार के लिए इच्छुक है और पात्रता रखता है तो अपना नाम वहां दे, और वहां से वो कंपनियों में जाए, और स्कूल में दाखला लेना तो 3 स्कूलों का ऑप्शन दे और वहां पर हो जाए, ताकि उसको दर दर ना भटकना पड़े। और 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का जो है एक स्कूल का क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया का पालन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, मैं आपकी बात से विषय पे एक गंभीर बात यहाँ कहना चाहता हूँ जी। कि देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्र से अधिग्रहण का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम जी। लोगों ने 2011-12 में इसके लिए किसान आंदोलन में भागीदारी भी की थी, और उसमें मुआवजे की जैसे 64% की बात है, आबादी के जो है चिन्हित करने की बात है कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में आबादी का चिन्हित होना आवश्यक है। उस एक परिवार को कितने वर्ग मीटर की जमीन छोड़नी होगी एक परिवार के लिए, उसमें अथॉरिटी के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की बात चलती रहती है। और जैसा मेरे संज्ञान में आया है कि उनको डेवलप्ड लैंड का 10% हिस्सा मिलना चाहिए, उनको आपने कहा बच्चों को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में दाखिला मिलना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को यहाँ पे जो इंडस्ट्री लग रही है उसमें नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे 15 मुद्दों के ऊपर अथॉरिटी ने कई बार बातचीत की है और आश्वासन भी दिए हैं, और मुझे लगता है कि यह इनको पूरी करनी चाहिए। और अगर नहीं करते तो यह कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी आपके सामने एक बात की थी कि किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी जनता के साथ सुनिश्चित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जनता के पास अकाउंटेबिलिटी की किसी न किसी यहाँ की जनता के प्रति इनकी अकाउंटेबिलिटी में मुझे लगता है कि हमें और काम करने की जरूरत है। वह हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि अगर इन्होंने अथॉरिटी ने इसने प्रॉमिस किया है तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? क्या बात है, क्यों डावाडोल होते हुए लटका रहे हैं? क्या समस्या है? और समस्या थी तो क्यों फिर प्रॉमिस किया? कोर्ट के आदेश तक को भी कई बार पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता। ऐसे ही होम बायर्स में मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में या नोएडा और इसके आसपास के गांवों में मैं देखता हूँ कि विकास का काम, नालियों को जोड़ने का काम होता नहीं। इसके कारण उसके कारण 50 तरह के इश्यूज हैं। अल्टीमेटली कचरे की डंपिंग की बात है, तो इन सब का निस्तारण कौन करेगा? अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। अगर हम्म। आप यहाँ के लोगों से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जिसमें जनता के हाथ में देने की बहुत आवश्यकता है। और उस व्यवस्था को मैं अवश्य उसके लिए ऊपर काम करूंगा। और मैं तो जनता का आदमी हूँ, संवेदनशीलता के साथ काम करता हूँ, जनता के मुद्दों को उठा के आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी संघर्षपूर्ण जीवन क्यों ना हो। जनता के मुद्दों को, जनता के हित में, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक देश हैं, जनता का प्यार ही हमें ऊपर उठाता है और जनता का अविश्वास ही हमें नीचे गिराता है। तो उस प्यार और विश्वास को आगे लेके आगे बढ़ूंगा। और मुझे लगता है कि ये अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करने की बहुत आवश्यकता है। उसमें किसानों के प्रति जो प्रॉमिस है, और कम से कम जो मेरे संज्ञान में आए कि 15 डिमांड उनके लिए कहीं ना कहीं अथॉरिटी ने कहा है कि हम इस पे उसका संज्ञान लेके आश्वासन दिया है, उसको शीघ्रता से इम्प्लीमेंट करें और जल्दी करें। ये नहीं है कि किसी चीज को लटकाते रहे। इसलिए मुझे लगता है कि, और एक चीज मैं आपको विनोद जी अवश्य बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के संज्ञान में जो चीजें आती हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन होता है। तो जनता को उनके संज्ञान में लाने का एक प्रयास भी अच्छी तरह से करना चाहिए। आज का डेट समय कम्युनिकेशन का माध्यम है। अभी हमने जूम पे आपके साथ ये बात कर रहे हैं, मैंने कितनी बातें बेबाकी से आपके सामने कही। तो अल्टीमेटली अगर आप जनता के हित में बात करते हैं तो आप संगठन का, सरकार का समर्थन करते हैं, उसको मजबूत ही करते हैं।
अगर बिल्कुल। आप चीजों को कारपेट के नीचे दबा के चलते हैं तो वो आप उस सरकार का या अपने संगठन का हित नहीं कर रहे। तो हम्म। अंदर ही अंदर वो ज्वालामुखी की तरफ धधकने लगती है चीजें। लेकिन जनता को भी थोड़ा और जागरूक होके अपने, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अपनी बात रख सकते हैं। और नरेंद्र मोदी वेबसाइट है, ऐसे ईमेल सबके साथ है, इस तरह से अपनी बातों को रखना चाहिए। और किसी भी अकाउंटेबिलिटी, जिन प्रतिनिधियों को भी वो चुनते हैं उनकी भी बीच बीच में अकाउंटेबिलिटी उनको रखनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मैं मैं अपनी तरफ एक से राजनीतिक रास्ते में अपना एक महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन के रूप में मानता हूँ। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप उस पर जरूर काम करेंगे। नोएडा हो, ग्रेट नोएडा हो, यमुना हो, जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनमें सब लोग तो ऐप का इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए चिट्ठी का एक वहां पर रिसेप्शन पर काउंटर बना रखे हैं नोएडा प्राधिकरण ने। उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ, वहाँ जितनी शिकायतें जाती हैं उन पर स्टाम्प लग के स्लिप वापिस हो जाती है, लेकिन वो चिट्ठियां, उनका कोई जवाब नहीं देता। ये बहुत गंभीर बात है कि जनता शिकायत करती है और उस शिकायत पर सिटीजन चार्टर वहां लागू क्यों नहीं है। कोई भी शिकायत की गई, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता। अगर जवाब दिया जाएगा तो पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। तो ये जवाबदेही अधिकारियों की तय होनी चाहिए। अब पता ये लगा कि हजारों चिट्ठियां लास्ट में जाके जो बाबू होता है, छोटा बाबू, उसके यहाँ फाइल में लग जाती है। उस फाइल पे, चिट्ठी पे नंबर भी नहीं लिखा जाता, डिस्पैच नंबर लास्ट में वही चला जाता, उसके बाद कुछ नहीं होता। इसकी जांच कराई जानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, अब ये मैं, क्योंकि ये तो ये आप कहेंगे, लेकिन दूसरी बात ये कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आपको पार्टी टिकट क्यों दे, इसका आधार क्या है। और दूसरी बात, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है और दूसरी पार्टी अगर आपको ऑफर करती है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूं। और जी। भारतीय जनता पार्टी से केवल एमपी बनूंगा या एमएलए बनूंगा या एमएलसी बनूंगा या केंद्र में मंत्रालय में जाऊंगा, इसलिए मैं संगठन से जुड़ा नहीं हूं। मैं आइडियोलॉजी में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जो खड़े होने की आइडियोलॉजी है पूरे हमारे जी। परिवार की, उसके जी। कारण जुड़ा हुआ हूं। हम्म। तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं मजबूती से लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं भी प्रधानमंत्री जी की तरह मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने इस देश को की जड़ों को खोखला कर दिया है। भ्रष्टाचार को हर स्तर से हटना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो इसलिए मेरी प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं है, मेरी दूसरा जनरेशन है। और मेरा खुद भी भारतीय जनता पार्टी का 23 साल का अपना कार्यकाल है। उसमें 2000, और आपने बोला कि मुझे क्यों टिकट दे, यह एक और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको आपके साथ अपनी बात 1 मिनट में पूरी करनी है, बस उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 मिनट बचा है। तो हाँ। हाँ, मैं तुरंत बता देता हूँ। हम्म। 2014 में जब मैंने प्रयास किया था, मैं इस पार्टी में चाहता था कि मुझे यह टिकट दी जाए, और मेरी काफी बात हुई थी उस समय। ये बात तय हुआ था कि डॉक्टर जो वर्तमान सांसद हैं उनको इलेक्शन लड़ाया जाए, क्योंकि वो एमएलए थे। तो यह था कि आगे जाके हमें उसमें इसका मौका देंगे। लेकिन वो किसी कारण से नहीं हुआ, फिर भी हमने संगठन का पूरा काम किया। और संगठन में यह बदलाव बहुत आवश्यक है। जैसे हमने विभिन्न पदों पे काम किया, तो आज हमारा भी विकास हो रहा है, संगठन का बिल्कुल विकास हो रहा है, बिल्कुल। हमारा भी विकास हो रहा है। तो ऐसा ही अलग अलग रोल सबको निभाना चाहिए। तो हमें भी विधायिका में, पार्लियामेंट में जाने का हमारा भी, मुझे लगता है कि मैं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस क्षेत्र के विकास में। मेरा एक विजन है, ठीक। उसको ठीक। इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए आपसे मैं बहुत कहता सार्थक चर्चा हुई है और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। उम्मीद है कि आप अपने इस वादों पर खरा उतरेंगे, और जो आपका लक्ष्य है, जीवन का संकल्प है, वो पूरा हो। आपका, हम आपको शुभकामनाएं आपकी। और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। धन्यवाद विनोद जी, आपका हरदम स्नेह और इसी तरह जो मार्गदर्शन बीच बीच में मिलता है हमारे